ठंड में 8 टाइम ठंडे ठंडे दही भल्ले खाने वाला ससुराल। नमस्ते माँ जी, बाबा। नमस्ते नमस्ते बहू, हाय कितनी सुंदर लग रही है, नजर ना लगे। कमला ने ऐसे बोलकर उर्वशी को अपने गले लगाया। उर्वशी कमला की नई बहू थी, जिसकी अभी कल ही शादी हुई थी। अभी उर्वशी कमला के गले लगी ही थी कि उसे 2 बड़े बड़े पतीलों में बहुत सारी दही रखी हुई दिखाई दी। ये इतनी सारी दही क्यों रखी हुई है? इतनी ज्यादा ठंड में क्या ये सभी लस्सी पियेंगे? नहीं नहीं नहीं, इतनी दही लस्सी में तो नहीं लगेगी। अरे बहू, कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ जी। आओ बहू रानी, तुम्हें तुम्हारी पहली रसोई बुला रही है। जानती हो सभी भूखे और सभी को तुम्हारे हाथों के ठंडे ठंडे दही भल्ले खाने हैं। ठंडे दही भल्ले? हाँ, तुम्हें बनाने नहीं आते हैं क्या? नहीं आते तो हैं, लेकिन सर्दी में आपको ठंडे दही भल्ले क्यों खाने हैं? बहू, बहुत सर्दी हो या गर्मी, हम सभी तो ठंडे ठंडे दही भल्ले हर मौसम में खाते हैं, और अगर इन्हें न खाए तो हमारा दिन नहीं कटता। अच्छा जी, ऐसा क्या? बहू रानी, अब समय मत लगाओ, जल्दी से जाकर दही भल्ले बनाओ। देखो, घर की ही दही तो जमी हुई है, बस दही भल्ले बनाने हैं। सुष्मिता की बात सुनकर उर्वशी रसोई में आ गई और उसने फ्रिज में ढेर सारी बर्फ निकाल ली और उसे एक बर्तन में डालकर उसने दही भल्ले बनाने शुरू किए। सर्दी बहुत ज्यादा थी और ऐसे में सुबह के 8 बजे उर्वशी ठिठुरते हुए दही भल्ले बना रही थी। ओह ये भगवान, कितनी सर्दी है, अजीब लोग हैं। इतनी ठंड में भला कौन ही ठंडे दही भल्ले खाता है। खैर, कोई बात नहीं, अब ये मेरी पहली रसोई का पकवान है तो बनाना ही पड़ेगा। उर्वशी ने सभी को ठंडे दही भल्ले बनाकर सर्व किए। ठंडे ठंडे बर्फ के पानी में बने हुए दही भल्लों पर सभी ने ठंडी दही डाली और वो उसे खाने लगे। माँ, चाची ने तो बहुत अच्छे दही भल्ले बनाए हैं। हाँ माँ, बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल आपके जैसे। हाँ, वैसे दही भल्ले बनाना आसान नहीं होता, पर तुमने तो उर्वशी पहली ही बार में झंडे गाड़ दिए। भैया, आखिर बीवी किसकी है? मोहित की बात पर सभी हंसने लगे। तेरे लिए ढूंढ कर भी तो हम ही लाए हैं। अरे बहू, तूने सभी को तो स्वाद दिलवा दिया, लेकिन तू यूं ही खड़ी है, तू भी खा। क्या माँ जी? माँ जी, मुझे नहीं खाने हैं। वो क्या है ना, ये ठंडे ठंडे दही भल्ले हैं और इतनी सर्दी हो रही है, मुझे कहीं जुकाम ना हो जाए। अरे नहीं होता कुछ भी, और सर्दी में ही तो मजा है दही भल्ले खाने का। कमला की बात सुनकर उर्वशी को जबरदस्ती ठंडे दही भल्ले लेने पड़े। उसे दही भल्ले खाते हुए काफी सर्दी तो लगी, लेकिन बेचारी उर्वशी को वो दही भल्ले खाने पड़े। सभी को दही भल्ले खिलाने के बाद उर्वशी बाकी घर के कामों में लग गई। अभी वो खड़ी बर्तन ही धो रही थी कि तभी सुष्मिता उसके पास आई। क्या करी उर्वशी? कुछ नहीं भाभी, आपने घर की सफाई कर दी थी तो मैंने सोचा कि मैं बर्तन ही धो लेती हूँ। नहीं उर्वशी, तुम अभी ये बर्तन मत धो। माँ जी को भूख लग रही है और उन्हें तुम्हारे हाथों के ठंडे ठंडे दही भल्ले खाने हैं। क्या कहा भाभी? दही भल्ले? लेकिन अभी सुबह 8 बजे ही तो सभी ने दही भल्ले खाए थे। हाँ, खाए तो थे, क्या हुआ? तुम नहीं जानती हो, हमारे घर में रोजाना 8 टाइम दही भल्ले खाए जाते हैं। अब हम लोग खाना तो खाते नहीं है और बस दही भल्ले खाएं तो उनसे जल्दी भूख लगती है, इसलिए तुम ना कल से ज्यादा दही भल्ले बनाना जो 8 टाइम तक चल सके। दीदी, 8 टाइम दही भल्ले, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे ये चीजें इतनी नहीं खाया करते, इससे हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। ज्यादा और हेल्थ इशू? उर्वशी, 10 साल होने को आए हैं मेरी शादी को, 2 बच्चे भी हो गए, आज तक तो कोई हेल्थ इशू सामने नहीं आया। अब ज्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी से माँ जी को दही भल्ले बना कर दो। सुष्मिता की बात सुनकर उर्वशी कुछ नहीं बोल पाई और सुबह के 10 बजे उसे दूसरी बार दही भल्ले बनाने पड़ी। ऐसे ही फिर से 2 घंटे बाद बच्चों को भूख लगने लगी और उर्वशी को उन्हें भी दही भल्ले देने पड़े। फिर ऐसे ही अगले 2 घंटे बाद ससुर जी और जेठ आ गए तो उन्होंने भी दही भल्लों की ही डिमांड कर दी और ऐसे ही चलते चलते शाम तक उर्वशी 8 बार दही भल्ले बना चुकी थी। जितनी भी बड़े पतीलों में दही था वो सारा खत्म हो गया। अजीब लोग हैं, एक ही दिन में 8 बार दही भल्ले खाते हैं और ऊपर से इतनी सारी दही भी खा गए। उर्वशी अभी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसके पास कमला आई। क्या कर रही है बहू?
माँ जी ये दही के पतीले धो रही थी। हे भगवान, रात के 10 बज रहे हैं और तू अब पतीले धो रही है। दही कब जमने को रखेगी? दही? माँ जी तो क्या दही भी आप घर में ही जमाती हो? और नहीं तो क्या, हमारे यहाँ तो घर के ही दही वाले ही तो दही भल्ले खाए जाते हैं। देख, दूध आया हुआ है, इन पतीलों को धोकर दूध को अच्छे से उबाल कर उससे दही जमने को रख देना, सुबह को काम आएगी। कमला ऐसे बोलकर चली गई। उर्वशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किस तरह के ससुराल में आ फंसी थी। उर्वशी ने सबसे पहले भगोनों में भरकर दूध उबालने को रख दिया। जब दूध अच्छे से उबला तो उसने उसकी थोड़ी हवा निकलने को उसे रख दिया और उसी में उसे बाहर के रात के 12 बज गए। ओह कितनी सर्दी है। ओह हे भगवान, इस दही ने तो मेरे दिमाग की ही दही कर डाली है। मुझे नींद आ रही है। उर्वशी ने पूरे 1 घंटे दूध के नॉर्मल होने का इंतजार किया। जब दूध बस मीडियम सी गर्माई पर आया तब उसके अंदर थोड़ी सी दही डाली और उसे धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाया। पूरे 2 पतीलों में उसने ऐसे ही दही जमाया और फिर रसोई को समेटते हुए उसने सारे काम निपटा दिए। आखिर सारा काम निपट गया है। हे भगवान, मुझे सोना है। उर्वशी जैसे ही रसोई से निकलकर आई तो देखा कि रात के 2 बज रहे हैं। वो अपने कमरे में जाकर सीधा सो गई और उसे सुबह 7 बजे ही उठा दिया गया। उर्वशी देखो, जल्दी से दही भल्ले बना दो। टेबल पर सभी इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, चिंकी और गोलू के लंच में भी वही रख देना। सुष्मिता की बात सुनकर जल्दी जल्दी उर्वशी ने दही भल्ले बनाए और सभी को दिए। आज भी उसे ऐसे ही 8 टाइम दही भल्ले बनाने पड़े थे और रात को भी उसने सभी के लिए ऐसे ही दही जमाई। हर रोज ऐसे ही सिलसिला जारी था। रोजाना ठंड में ठंडे ठंडे दही भल्ले बनाने और खाने से अब उर्वशी को गुस्सा आने लगा था और साथ ही उसे जुकाम भी हो गया था। आज तो मेरी नाक बहना ही बंद नहीं हो रही है। जो भी हो, आज तो मैं कोई दही नहीं जमाऊंगी। बस बहुत हुए रोजाना दही भल्ले बनाने में, मेरी तबीयत खराब है। उर्वशी ने कोई दही वगैरह नहीं जमाया और आज की रात वो ऐसे ही सो गई। अगली सुबह फिर भी उसे सवेरे ही जगा दिया गया। क्या बात है माँ, आज मुझे क्यों इतनी जल्दी उठाया? क्यों उठाया? नास पीटी, तूने दही तक नहीं जमाई आज। सभी इंतजार कर रहे हैं, उठकर जल्दी से दही लेकर आ। तेरी जेठानी दही भल्ले बना रही है। दही लेकर आऊं? माँ जी, इतनी सुबह सुबह कितनी ज्यादा ठंड है, मैं कैसे दही लाऊंगी? ऊपर से मुझे जुकाम भी है। मैं कुछ नहीं जानती, याद से दही जमाई क्यों नहीं थी? ठीक है, लाती हूँ। उर्वशी ने उठकर खुद को अच्छे से पैक किया और सुबह सुबह कोहरे में वो बाजार से दही लेने को गई। बड़ी मुश्किलों से 1 घंटों बाजार में भटकने के बाद उसे दही मिला और वो घर आकर जब उसने देखा, हे भगवान, सुष्मिता भाभी, क्या हुआ आप सभी को? बहुत दर्द हो रहा है। सभी को ही एकदम से क्या हो गया है? आई आई आई, उर्वशी, तुम अपना दिमाग मत दौड़ाओ, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। उर्वशी सभी की हालत को देखकर घबरा गई और उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया। एक के बाद एक सभी घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे। और डॉक्टर, क्या हुआ था मेरे ससुराल वालों को? अचानक से सभी की एक साथ तबीयत कैसे खराब हो गई? देखिए, इन सभी को ब्लॉटिंग और गैस की प्रॉब्लम बनी है। जब किसी भी फूड की मात्रा ज्यादा शरीर में होती है तब इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। चेकअप से पता चला है कि ज्यादा दही की वजह से इनका यह हाल हुआ है। शुक्र मनाइए जो आप वक्त रहते इन्हें हॉस्पिटल ले आई, वरना अगर गैस दिमाग की तरफ को चली जाती तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैंने अंदर भी सभी को समझा दिया है। डॉक्टर की बात सुनकर उर्वशी अंदर सभी के पास आई। अब तो आप सभी को समझ आ गया ना, या अभी भी ठंड में 8-8 बार दही भल्ले खाने हैं? अरे बहू, चुप कर। दही भल्लों के तो नाम से भी अब डर लग रहा है। अब नहीं खाने हमें कोई दही भल्ले वल्ले। कमला की बात सुनकर उर्वशी मन ही मन खुश हो गई। आज की घटना के बाद अब किसी के भी बस की नहीं थे दही भल्ले खाने। आज से ही कमला के यहाँ 8-8 टाइम दही भल्ले खाने का शौक खत्म हो गया था। अब कमला के यहाँ भी नॉर्मल खाना ही खाया जाता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मुझे उसके लिए लड़की ढूंढनी चाहिए। जल्दी से उसके हाथ पीले कर दूंगी। अपने बेटे की शादी के मेरे बहुत अरमान हैं।
लीला एक अमीर खानदान की औरत थी। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, घर भी बहुत खूबसूरत और चारों तरफ अमीरी झलक रही थी। लीलावती अपने बेटे की शादी के ख्यालों में खो ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है। अरे, इस समय कौन आया होगा, जाकर देखती हूँ। लीलावती जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसका बेटा एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में खड़ा होता है। अरे बेटा, ये सब क्या है? माँ, ये पायल, मैं पायल से बहुत प्यार करता हूँ माँ, इसलिए इससे शादी कर ली। मेरी खुशी के लिए आप अपनी बहू को स्वीकार कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा बेटा, ये बात है, कोई बात नहीं। मेरी खुशी तो तेरी खुशी में ही है, और वैसे देखा जाए तो बहू भी बहुत सुंदर और प्यारी है। रुको बहू, मैं तुम्हारा कम से कम गृह प्रवेश तो कर ही सकती हूँ। कुणाल ये सुनते ही खुश हो जाता है। उसने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। लीलावती एक आरती की थाली लेकर आती है और एक कलश में चावल भर के ले आती है। वो बहुत प्यार से गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद वह कई सारी थालियां जमीन पर रख देती है। बहू, अब तुम एक काम करो, एक एक करके ये थालियां उठाना, और याद रहे, थाली उठाने की आवाज नहीं आनी चाहिए। हमारे घर के रीति रिवाज हैं जो तुम्हें करने होंगे। ठीक है माँ जी। पायल जैसे ही पहली थाली उठाती है, उसका पैर अटक जाता है और अचानक वह थालियों के ऊपर ही गिर जाती है। सभी थालियां जोर से बजती हैं। सत्यानाश, ये क्या हो गया? कहा जाता है कि अगर बहू की थाली से बहुत ज्यादा आवाज आती है तो वो घर में कलेश लेकर आती है। यहाँ तो बहू थालियों के ऊपर ही गिर गई। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो पुराने रीति रिवाज हैं, आजकल का तो जमाना ही बदल गया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस रस्म को पूरा ना कर पाई, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस घर में हमेशा सुख शांति ही रखूंगी। इसको क्या लगता है कि ये मेरे घर में आराम से रह लेगी और मैं इसे रहने दूंगी? मैंने ही फर्श पर जानबूझकर तेल लगाया था जिससे कि ये फिसल जाए। ये मेरे घर में आ तो गई है, लेकिन मैं क्यों अपने बेटे के लिए बुरी बनूं? मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी जिसके चलते ये खुद ब खुद इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अगर मैंने इसे इस घर से ना निकाला तो मेरा नाम भी लीलावती नहीं। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, चलो घर में आ जाओ, अपनी पत्नी को अपना कमरा दिखा दो, जाओ। इस तरह लीलावती ने गरीब बहू के घर पर आते ही अपनी पहली चाल शुरू कर दी। लीलावती को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी बहू गरीब घर से हो। वो तो अपने बेटे की शादी बिल्कुल अपने ही तरीके से करवाना चाहती थी। अगले दिन कुणाल सुबह समय पर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद लीलावती अपने कमरे में, ऐसा क्या करूं जिससे मैं इस गरीब को परेशान कर सकूं और ये घर छोड़कर जल्दी से जल्दी चली जाए। क्यों ना मैं इससे अमीर घराने के रीति रिवाज कराऊं, वो भी अपने तरीके से। लीलावती कुछ देर बाद अपनी बहू श्रेया के पास जाती है और उससे कहने लगती है, बहू अच्छा हुआ तुम समय पर उठ गई। दरअसल बात यह है कि आज तुम्हें हमारे घर की रीति रिवाज करनी है। हमारे में एक रिवाज है कि जब बहू घर आती तो उसे पूरे घर को शुद्धिकरण करना होता है। शुद्धिकरण का मतलब है पूरे घर की साफ सफाई, और वो भी कोना कोना। यानी कि तुम्हें अभी से शुरू करना होगा। सबसे पहले जाकर बर्तन धो, बाकी मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहोगे मैं कर दूंगी। पायल जाकर बर्तन धोना शुरू करती है। उसे बर्तन घर के बाहर आंगन में धोने पड़ते हैं, क्योंकि रसोई की सिंक में इतने सारे बर्तन धोना आसान नहीं था। उफ, ये बर्तन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब करूं तो करूं क्या? इतने बड़े अमीर घर का रीति रिवाज है, ये तो करना ही होगा। पायल अपने आप से ये कही रही थी कि तभी उसकी सास और बर्तन लेकर आती है। ये लो बहू, इन्हें भी धो दो। लीलावती पायल के ऊपर जरा भी तरस नहीं खाती, उससे काम पर काम करवाने लगती है। जैसे ही पायल बर्तन धोकर घर में आती है, वो उससे कहती है, बर्तन धो दिए तुमने? अब तुम्हें दूसरा काम करना होगा कपड़ों का। घर में पर्दों से लेकर जितने भी कपड़े हैं वो सारे तुम्हें धोने हैं। देखो तुम्हारे पास समय कम है, ये सारे काम तुम्हें आज ही निपटाने होंगे, एक ही दिन में। पायल ये सुनते ही हैरान हो जाती है, एक ही दिन में इतने बड़े घर के सारे काम? माँ जी, ये सब कैसे मुमकिन है? मैंने तो तुम्हें बहुत काबिल समझा था, लेकिन तुम अभी से ही डर गई हो। भाई रीति रिवाज ऐसे ही थोड़े ना होते हैं। नहीं नहीं, डर की कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी माँ जी। इस तरह पायल को अब घर के सारे कपड़े धोने पड़ते हैं, कपड़ों के साथ पर्दे भी, डस्टिंग भी, सब कुछ, जिससे कि उसकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। हाय राम, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कमर अकड़ गई हो।
पायल कपड़े भी धो देती है, घर में साफ सफाई भी शुरू कर देती है और पूरे घर के कोने कोने को चमका देती है। सुबह से लगे हुए उसे रात हो जाती है और वो जैसे तैसे करके पूरे घर की साफ सफाई कर लेती है, जिसके बाद वह आराम करने अपने कमरे में जाती है और लीलावती मौके का फायदा उठाती है। अरे बेटा कुणाल, आ गया तू अपने ऑफिस से? हाँ माँ, दरअसल आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो कमरे में जा रहा हूँ। मेरा खाना कमरे में ही भिजवा देना। तेरी माँ ने तो सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा, तो तेरे लिए खाना कहाँ से भिजवा देती? क्या हुआ माँ, आज आपने सुबह से खाना नहीं खाया? क्या बात हो गई? और घर के नौकर कहाँ हैं? अरे बेटा, रामू तो छुट्टी पर गया हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और अब मैं नई बहू से कैसे कहती, उसने तो कुछ बनाया नहीं मेरे लिए। कुणाल को ये सुनकर गुस्सा आता है। वह गुस्से में कमरे में आता है और आते ही अपनी पत्नी पायल से कहने लगता है, ये क्या सुनाऊं पायल? अगर नौकर नहीं था तो तुम माँ को खाना भी बनाकर नहीं दे सकती थी? अरे हाँ, आज तो सारा दिन मैं रीति रिवाज को ही पूरा करने में ही लग गई। खाना तो मैंने बनाया ही नहीं था। बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? माफ कर दीजिए मुझे, ये मुझसे गलती हो गई, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगी, वादा करती हूँ। पायल के ऐसा कहने पर कुणाल थोड़ा शांत हो जाता है, जिसके बाद वह बाहर से खाना ऑर्डर करता है और सभी वही खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर से वो सुबह नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही लीलावती फिर से अपनी बहू को बेकार की झूठी रीति रिवाज बताने आ जाती है। अरे बहू, क्या कर रही हो तुम? देखो, आज पूरे मोहल्ले की दावत है। ये एक रीति रिवाज है कि बहू को पूरे मोहल्ले की दावत करनी होती है, वो भी 56 भोग बनाकर। ये क्या बोल रही हो माँ जी? 56 तरीके का खाना, वो भी मुझे अकेले बनाना है? बहू, ये रीति रिवाज है, करनी तो होगी ही। लीलावती ऐसा कहकर चली जाती है। बेचारी पायल को अकेले ही पूरे मोहल्ले के लिए खाना बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह का खाना बनाते हुए उसकी बुरी हालत हो जाती है। सब्जी काट काट कर मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हो गया है, ऊपर से ये 56 प्रकार के भोजन। काश कि मेरी कोई मदद ही करवा देता। बेचारी अकेली काम करती रहती है, उसे चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे दवाई खानी पड़ती है। दवाई खाने के बाद भी वो सभी का भोजन बनाकर उन्हें भोजन खिलाती है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। आखिर में गरीब बहू थक जाती है और अपने कमरे में आराम करने जाती है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। उस दिन पायल बिना खाए ही सो जाती है। कुणाल जब ऑफिस से आता है तो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उठती ही नहीं। अगले दिन फिर से कुणाल जल्दी ऑफिस चला जाता है। उसके ऑफिस जाते ही अमीर सास भी फिर से अपनी गरीब बहू के पास आती है। बहू, ये हमारे घर की बहुत बड़ी परंपरा और रीति रिवाजों में से एक है, ब्राह्मणों का खाना। आज घर पर कम से कम 100 ब्राह्मण आने वाले हैं। तुम्हें उनके लिए एकदम शुद्ध खाना बनाना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई कमी हुई तो ब्राह्मण श्राप भी देकर जा सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी ब्राह्मण लोगों की पूजा पाठ सामग्री और भोजन का। इस तरह पायल बोल तो देती है, लेकिन ये दिन भी उसका बहुत कष्ट पूर्वक निकलता है। वो सारा दिन घर को शुद्ध करके शुद्ध तरीके से ब्राह्मण लोगों का खाना बनाती है, लेकिन लीलावती बड़ी ही चालाकी के साथ उसके खाने को खराब कर देती है। किसी में कंकड़ तो किसी में बाल निकलता है, तो वहीं सामग्री भी पूरी नहीं होती। अरे ये क्या तरीका है? अरे जब से हम यहाँ पर आए हैं कुछ ना कुछ अशुभ हो रहा है। कभी खाने में बाल तो कभी कंकड़, और अब सामग्री पूरी नहीं है। यहाँ हम कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते। यहाँ किसी भी चीज का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। अरे ब्राह्मण जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे माफी मांगते हैं। नई बहू है, गरीब भी है, इसे हम जैसे अमीरों के घर के रीति रिवाज के बारे में नहीं पता। लीलावती इतना बोलने के बाद गुस्से में अपनी गरीब बहू को बहुत सुनाती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कितना कहा था कि हर एक चीज का ध्यान रखना, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। निकलो तुम अभी के अभी इस घर से, बाहर निकलो, सभी तुमसे नाराज हैं। ऐसा कहते हुए लीलावती पायल को धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, दरवाजा खोल दीजिए माँ जी। पायल फूट फूट कर रोने लगती है। उसी वक्त कुणाल अपने ऑफिस से जल्दी आ जाता है। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? घर के बाहर क्यों हो? पायल कुणाल को देखते ही और भी ज्यादा रोने लगती है। वो रोते हुए कुणाल को सब कुछ शुरू से लेकर अभी तक का बताती है। क्या बोल रही हो तुम? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगर ऐसी बात है तो फिर रुको जरा। कुणाल के पास एक चाबी थी, जिसके चलते वह दरवाजा खोल लेता है। वह घर में आते ही देखता है कि उसकी माँ काफी सारे लोगों को पैसे दे रही होती है। ये क्या, कुछ देर पहले इन सभी लोगों ने ब्राह्मण वाले कपड़े पहने थे? क्योंकि ये सब मेरी माँ की चाल थी।
और माँ, अगर आपको मेरी गरीब पत्नी पसंद नहीं थी तो आप मुझे बता देती। ये सब करने की जरूरत क्या थी? आपके अंदर इतना जहर घुल रहा था। अगर पहले पता होता तो मैं बहुत पहले ही पायल को यहाँ से ले जाता। लेकिन अब बहुत हुआ, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। आप अकेले रहो इस घर में। इस तरह कुणाल सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी पत्नी पायल को वहां से ले जाता है और उसके साथ सुखी जीवन जीने लगता है। इधर लीलावती अपनी गलतियों का पछतावा करती रह जाती है।